यहाँ उपस्थित करोड़ों भारतीय युवाओं के प्रतिनिधि, जिनके हाथ में भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य भी सुरक्षित है, ऐसे सारे युवाओं को मैं नमन करता हूं। मैं मूलतः पशु वैद्यक हूं। धीरे धीरे गांव के साथ जुड़कर कुछ विकास का काम सीखना प्रारंभ किया, कुछ प्रयोग करना प्रारंभ किया। वो प्रयोग करते 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 मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा। फिर एक बड़े भारत के एक विज्ञान की रचना है, कृषि विज्ञान केंद्र, एक बड़ा नेटवर्क है भारत का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। उस श्रृंखला से भी मैं जुड़ गया। एक कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख के नाते मैं बढ़िया से डेवलपमेंट सीख रहा था, और जो उस समय का डेवलपमेंट की कल्पना थी, उस कल्पना को प्रत्यक्ष धरातल पर साकार करने का बहुत प्रयास कर रहा था। अलग अलग प्रकार के कृषि में प्रयोग, किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई नई बीजों को देना, हाइब्रिड्स को देना, केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को सिखाना, ऐसा सारा ये कुछ बातें चल रही थी। और मैं भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा था। विकास की बातों को मैं बताता था। धीरे 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 कुछ शब्दावली को बदलते मैंने देखा। मैं जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो अचानक से कुछ शब्द बदलने लगे, और यह शब्द आया कि अब हम लोग एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं। अरे वाह! फिर एक शब्द आता गया। जो बरसों से डेवलपमेंट 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 सुन रहे थे, तो अचानक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने लगा। जो मैं वाटर का कलर पहले ब्लू जानता था, अचानक ग्रीन आने लगा, और सभी तरफ चर्चा में आने लगा ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन ट्रैफिक, ग्रीन कलर, ग्रीन वाटर, ग्रे वाटर। ये तो कभी सुना ही नहीं था। हम तो अपना अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, मगर लग रहा था कि कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। और ये सिस्टम में रहकर देखना थोड़ा कठिन होने लगा। तो लगा कि सिस्टम से थोड़ा बाहर निकला जाए। और ये अचानक सस्टेनेबिलिटी क्यों आ रही है? अचानक सब लोग इस बात का क्यों जिक्र कर रहे हैं? और यहां ही नहीं, हम पूरे विश्व में देख रहे थे कि कुछ ना कुछ बातें बदल रही है, तो इसको सीखना पड़ेगा। भारत में सीखने की अलग अलग पद्धतियां हैं। उस पद्धति में से कोई लोग स्कूलों में सीखते हैं, कुछ किताबों से सीखते हैं। एक भारत की पद्धति है यात्रा, घूमना। अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इसको प्रमाण बनाया। उन्होंने भारत भ्रमण किया। विवेकानंद जी ने भारत भ्रमण किया। और भ्रमण का एक वैशिष्ट्य होता है, यात्रा वो एक सीखने का साधन होता है। और इस यात्रा में कुछ देखा जाता है, कुछ सुना जाता है, कुछ संवाद होता है, और इससे एक जीवन दृष्टि तैयार होने की प्रक्रिया होती है। हम लोग भी भारत की यात्रा पर निकले कि ये अचानक सस्टेनेबिलिटी कैसे आने लगी। तो हम लोगों ने जो वर्तमान विकास चल रहा था, उसके कुछ पद चिन्हों को देखने की प्रक्रिया प्रारंभ की। गांव में गए, किसानों से बातचीत की, महिलाओं से, युवाओं से, मजदूरों से। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भूमि के साथ बात करना सीखा कि अरे, भूमि से भी बात की जा सकती है, उसके भी अनुभव सुने जा सकते हैं।
और आगे गए तो हमने देखा कि अरे नदियों से भी जोड़ा जा सकता है, बात तो नदियों से भी हो सकती है। उनसे भी सुना, जंगलों में गए उनसे भी सुना, पंछियों में गए, प्राणियों के साथ सब जगह पर अलग अलग यात्रा में अलग अलग लोगों के अनुभव सुने। तब बात ध्यान में आई कि ये प्रचलित विकास के पदचिन्ह सबको अस्वस्थ बना रहे हैं। क्यों हम सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि जहां जिस संसाधन को देखा, प्रकृति के जिस हिस्से को देखा, वो अस्वस्थ है। मिट्टी अस्वस्थ है, वो नई बोझ सह पा रही है हमारा, वो उत्पादन करते 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 थक गई है, वो रसायनों का बोझ ढोते ढोते थक गई है। वो कह रही है बे थोड़ा रुको, कोई और रास्ता देखो। नदियां थक गई है, हमारे मेले का भार ढोते ढोते थक गई है नदियां, हमारे नाले परिवर्तित हो गए, हमारे नदियां थक गई है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाती। उनका अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी मान्यता है, उनकी अपनी रचना है, वो रचना तक वो खो बैठे हैं। मैं कुछ गांव में जाता हूं, गांव के लोगों के साथ संवाद में कहते हैं कि बहुत जंगली सुअर आते हैं, खेती नहीं करने देते। मैंने कहा कि किसने निमंत्रण दिया, क्यों आते हैं? बोले पता नहीं, आ जाते हैं, एक रात में सारा खेत समाप्त कर देते हैं। हमने थोड़ा सुअरों से भी बातचीत की कि भाई क्यों आते हैं, वहां रहिए ना आराम से, बढ़िया है वहां जंगल में। वो परेशान है, वो कहते हैं हमारे खाने की जगह, हमारी रहने की जगह, हमारे प्रजनन की जगह, हमारी ब्रीडिंग साइट्स सब अफेक्ट हो गई है, हम वहां नहीं रह पाते, हमको आना नहीं है आपके यहां, हम वहीं ठीक है, नहीं आना चाहते आपके यहां, कैसे जिए? हम तट पर गए, तट के लोगों से बातचीत की, मछलियां परेशान है। हम पहले कभी छोटी मछलियां पकड़ते नहीं थे, हमारे नेट की साइज बहुत बड़ी थी, ऐसा वहां के बुजुर्गों ने कहा। अब हम लोग छोटी मछलियों को भी पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये विकास के जो पदचिन्ह है, इसका सबने अत्यंत गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जो हम यात्रा में सीखते गए। गांव परेशान है, लोग गांव में रहना नहीं चाहते, शहरों के लोग परेशान हैं, जो शहरों में जी नहीं सकते। सब तरफ एक अस्वस्थता का माहौल है। और अब तो वो बात इतनी अंदर तक पहुंच गई, हमारे मन भी परेशान है, हमारी जीवन शैली भी परेशान है। इसलिए एक नया शब्द हमको यात्रा में सुनने को मिला, अब लाइफस्टाइल डिसीजेस आ रहे हैं। कितना बढ़िया, हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सौगातें आ रही है। तो ये जो विकास के पदचिन्ह है, इसको हम लोगों ने भली भांति देखने का प्रयास किया, और तब जाकर के सस्टेनेबिलिटी की बात को सोचना प्रारंभ हुआ। जब ये सस्टेनेबिलिटी की बात सब तरफ हम लोग देख रहे थे, तो ध्यान में ऐसे आया कि दो प्रकार के काम हो रहे हैं। एक है कि जिसको हम कहते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, वेस्ट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, ये हो गया उसका मैनेजमेंट। अब गेहूं का प्रचार कर रहे थे, अब किसी ने कह दिया कि मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, मिलेट मिशन। पहले गेहूं के लिए मिशन चलाया, राइस के लिए मिशन चलाया, तब इन लोगों को भगा दिया मिलेट्स को। जब अब ध्यान में आया कह रहे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब मिलेट को इन करो, इनको भगाओ। ये जो कंपार्टमेंटल चल रहा है सब, कि जब हमको लगा कि बहुत ज्यादा दूध चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग किया, और अब लगा कि अरे ये तो भारत के गोवंश विश्व का सबसे बेहतर गोवंश है, अब इंडिजिनस गोवंश को बढ़ाना चाहिए। एक समय था हमने हाइब्रिड्स का प्रचार किया, अब लगने लगा है कि इंडिजिनस सीड का प्रचार करना चाहिए। तब बात ध्यान में आई कि इतना पर्याप्त नहीं है, इसकी केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से अब यह बात
ठीक होने वाली नहीं है, इसकी वैचारिक चिकित्सा होनी चाहिए। और जब तक इस पूरे सस्टेनेबिलिटी के, ये पूरी शाश्वतता की संकल्पना की वैचारिक चिकित्सा नहीं होगी, विश्व में इसका समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा हमें यात्रा में सीखने को मिला। जब हम लोग इसकी चिकित्सा देख रहे थे, तब दो बातें ध्यान में आई कि ये जो वर्तमान विकास है, इस वर्तमान विकास का जो पीछे का विचार है, वो कारण है जिसने ऐसे गलत पद चिन्ह विकास के तैयार किए। तो हम सब लोग इस हमारी यात्रा से प्राप्त ज्ञान का फिर से एक बार संशोधन करें कि वो विचार होता है जो विकास का ड्राइविंग फोर्स होता है, जो विकास को आगे ले जाता है, वो इंजन होता है, विकास उसके पीछे चलने वाले डिब्बे जैसा होता है। तो वर्तमान विकास जो है वो इस धारणा पर चल रहा है कि मनुष्य प्रकृति का केंद्र बिंदु है। ये जो सारे संसाधन है वो जैसे चाहे अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इस सोच के आधार पर वर्तमान विकास की प्रक्रिया चल रही है। और ये मनुष्य है, इसकी सुख की कल्पना निरंतर बदलती रहती है और हम इसकी जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको निरंतर वृद्धि करते रहेंगे, निरंतर बढ़ाते रहेंगे इसकी अपेक्षाओं को, और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग संसाधनों का शोषण करते रहेंगे। इसको कहेंगे मार्केट ड्रिवन अप्रोच। बहुत सुंदर शब्द है इनके, बहुत बढ़िया से है उसका। तो ये जो मार्केट लेड इकोनॉमी, मैं गांव में गया था, बड़ा नया शब्द लोगों ने बताया। उन्होंने कहा जो बिकेगा वो पिकेगा। अरे वाह, बोले इसको क्या कहते हैं? तो गांव के लोग भी अंग्रेजी भाषा सीख गए, वो कहते हैं इसको मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो मैंने बोला भाई आपके पास तो गन्ने के लिए जमीन नहीं है, ये आपकी जमीन तो मिलेट्स के लिए है, तो गन्ना कैसा लगाएंगे? वो कहते हैं वो बाद में देखेंगे, वो सब्सिडी से कर लेंगे। ये तो जो बिकेगा वही गांव में पिकेगा। वाह! तो इस प्रकार की बातों को लेकर ये जो विचार की प्रक्रिया है कि मानव इसका केंद्र बिंदु है, इस बात को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत की अपनी एक दृष्टि है। भारत का मानना है कि मनुष्य इसका केंद्र बिंदु नहीं है। हम लोग प्रकृति में उपस्थित सभी जो भी विद्यमान बातें हैं, उन सब में एक तत्व का आविष्कार देखने की प्रक्रिया करते हैं। जलचर में, नभचर में, स्थलचर में, कीटकों में, पतंगों में, पशुओं में, पंछियों में, नदियों में, वृक्षों में, सब में वही एक तत्व विराजमान है। हम अगर उसको हानि पहुंचाएंगे तो वो हम अपने आप को हानि पहुंचाएंगे। ये हमारी शाश्वतता की दृष्टि है। इसीलिए हम लोग, भारत के लोगों ने एक प्रक्रिया तैयार की कि सस्टेनेबिलिटी को, शाश्वतता को कैसे जिए। हम लोगों को पूछा गया, हमारे हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जब इस एक तत्व का अभ्यास करके अनुसंधान किया, तो लोगों ने पूछा कि इस एक तत्व को कैसे जिया जाए, किस मार्ग पर चले। हमारे ऋषियों ने कहा ऋतस्य पंथः, ऋत पथ पर चलिए, ऋत पथ मत छोड़िए। ऋत पथ का अर्थ है प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर जीवन यापन करना। जैसे आप प्रकृति के नियमों से दूर जाएंगे, वो कभी शाश्वत नहीं हो सकता। हां, उस पर आप ग्रीन लिख करके एक टॉपिंग डाल सकते हैं, एक लेबल लगा सकते हैं सस्टेनेबिलिटी का। वो शाश्वत नहीं हो सकता, वो गढ़ टिकेगा नहीं। हम लोगों को बताया गया है कि ऋत पथ पर चलिए, और इसके लिए हम लोगों को ऋत पथ पर चलने की दिशा बताई गई कि भाई आप लोग ऋत पर चलना चाहते हैं तो आप ऋतुचर्या का अवलंब करिए। जो ऋतु है,
जिस प्रकार के प्रकृति में ऋतुओं की रचना है उसके अनुसार हमने अपने जीवन को अलाइन करना है प्रकृति के साथ, उसे कहा गया ऋतुचर्या। और हमको संडे और मंडे सब समान नहीं है, ये हमारा नहीं है ऐसा। हम लोगों ने किस ऋतु के अनुसार क्या खाना चाहिए, किस ऋतु के अनुसार क्या नहीं खाना चाहिए, ऋतु के अनुसार क्या पहनना चाहिए, ऋतु के अनुसार क्या नहीं पहनना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोगों को एक अत्यंत शुद्ध जानकारी हमारे सामने रखी गई है। उनका आग्रह है कि हम ऋतस्य पंथा, इस मार्ग को फॉलो करें, इसका अनुसरण करें। शाश्वतता की पूरे विश्व के लिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऋतुचर्या के नीचे हम लोगों को दिनचर्या बताई गई है कि कैसे हम लोग चंद्र और सूर्य की भ्रमण कक्षा के अनुसार अपने दिन को ढाले। ये जब से 24/7 संकल्पना आई है ना, इसने सब गड़बड़ किया है। इसलिए इन शब्दों को हमने बहुत भली भांति ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि शब्द एक पीछे का अर्थ ध्वनि लेकर आते हैं, उसके साथ साथ एक संकल्पना भी लेकर आते हैं। हम लोगों ने बहुत सजगता से भारतीय दृष्टि को देखना चाहिए, जो हमें रुथ पथ बतानी थी।